हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े में आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बात करते हैं आज के वीडियो की। ये वीडियो होने वाला है डायरेक्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में, जो कि मैंने स्पेशली आपके लिए एनसीईआरटी बुक से उठाए हैं। क्लास नंबर 10 के ये सब एनसीईआरटी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 10 होने वाला है वीडियो का ये इसी सीरीज़ में। इससे पहले ऑलरेडी हमारे 9 पार्ट्स आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। आई वुड सजेस्ट यू टू गो एंड वॉच दोज वीडियोस एज वेल। टारगेट इन वीडियोस में हमारा रहेगा आपके एनडीए, एनटीएससी या बोर्ड एग्ज़ाम्स, साथ ही साथ किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम्स, स्पेशली राजस्थान स्टेट का टेट एग्ज़ाम, रीट एग्ज़ाम या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम आपका जो है, चाहे सी टेट हो, एच टेट हो, यूपी टेट हो, हर एक टेट एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। आपको टाइडल एनर्जी के बारे में मालूम ही होगा, जो कि आपके चैप्टर्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके चैप्टर्स में। यहाँ पे आपके लिए 3 ऑप्शंस हैं। अगर आपको टाइडल एनर्जी की थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर सही बता पाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 है, टाइडल एनर्जी इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं, ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनको हम रीन्यू दोबारा से नहीं बना सकते। नॉन लग गया इसके आगे। टाइडल एनर्जी को तो आई थिंक हम दोबारा से बना सकते हैं। ये स्टेटमेंट हो गया अपने आप में फॉल्स। अगला है, टाइडल एनर्जी बिकम्स अनअवेलेबल आफ्टर फ्यू डेज, कि कुछ दिनों के बाद अनअवेलेबल हो जाएगी। क्यों? जब तक हमारे पास ओशंस हैं, समुद्र है, तब तक उनके अंदर टाइड्स आते रहेंगे, और जब तक टाइड्स आते रहेंगे वी कैन इजीली फॉर्म टाइडल एनर्जी। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स हियर। अगला ऑप्शन है, देर आर वेरी फ्यू साइट्स सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि डैम्स बनाने के लिए हमें हमेशा एक सूटेबल साइट की आवश्यकता होती है। यानी कि डैम वाले एरिया में हमारे पास आसपास लोगों के घर या मकान नहीं होने चाहिए, या वहाँ की भूमि बहुत ज़्यादा लाइक ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर वहाँ उपजाऊ भूमि हुई तो हम उपजाऊ भूमि को डैम के लिए नहीं दे सकते। देर आर अ लॉट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। तो ऐसी सूटेबल साइट्स हमें बहुत ही कम मिल पाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। फूड चेन के बारे में आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। डायरेक्ट ऑप्शंस पे आते हैं, ग्रास, व्हीट, मैंगो। ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि फूड चेन में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले एक हमारे पास प्रोड्यूसर होता है, फिर उसको कंज्यूम करने वाला एक प्राइमरी कंज्यूमर होता है, फिर एक सेकेंडरी कंज्यूमर आता है जो उस प्राइमरी कंज्यूमर को भी कंज्यूम कर सकता है। ऐसा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में हमें देखने को मिलता है। यानी कि सबसे पहले क्या है हमारे पास, घास है, पेड़ पौधे, उनको किसने खाया, बकरी ने खाया, और बकरी इज़ ईटन बाय ह्यूमन बीइंग, तो ये किसी इंसान ने इसको खाया। दिस इज़ एक्चुअली फूड चेन। अगर दूसरे ऑप्शंस देखें जैसे गोट, काउ, एलिफेंट, तो इसमें तो क्या है, तीनों ही के तीनों हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। ऐसे ही ग्रास प्रोड्यूसर हो गया, फिश, गोट अगेन क्या हो गए हमारे पास, प्राइमरी कंज्यूमर्स। यहाँ पे ग्रास, व्हीट, मैंगो ये तो ऑलरेडी ही हमारे पास तीन हो गया है, वी कैन से प्लांट्स या फिर फ्रूट्स हैं, तो इसके अंदर कोई तो प्राइमरी या सेकेंडरी कंज्यूमर की बात ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन, हाँ ये उसके बारे में हम थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाना चाहूँगी, क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड आगे मैं आपसे और क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। फूड चेन को एक बार हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारे पास लेफ्ट कॉर्नर में टेरेस्ट्रियल फूड चेन, यानी कि धरती पे जो फूड चेन बनती है। ग्रास है, फिर मान लीजिए गोट है, या फिर इसने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है जेब्रा का। जेब्रा इट्स व्हाट, ग्रास, एंड जेब्रा इज ईटन बाय whom, लायन। यहाँ पे ग्रास हमारा हो गया प्रोड्यूसर, जेब्रा हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, और लायन हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। अब एक एक्वेटिक फूड चेन होता है हमारे पास। एक्वेटिक फूड चेन जैसा कि आप
राइट लोअर कॉर्नर में देख रहे हैं हियर, इसमें सबसे पहले क्या है, पानी के अंदर कैसी फूड चेन बनती है। सो एल्गी होती है पानी के अंदर, जो कि पौधे छोटे 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 पौधे के रूप में काम करती है। उसको कौन खाता है और ज़िंदा रहता है, जू प्लैंक्टन्स। अब जू प्लैंक्टन्स को खा के कौन ज़िंदा रहता है, फिश, जो कि हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर बन गया यहाँ पे। अब फिश को भी आपने देखा होगा कि एक ईगल आता है और उसको उठा के ले जाता है, यानी कि मछली किसका भोजन बनती है फिर, ईगल का। सो ईगल इज़ व्हाट, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को भी कंज्यूम कर ले, दैट इज़ टर्शरी कंज्यूमर। तो ये हो गई हमारे पास एक्वेटिक चेन, यानी कि पानी के अंदर जो फूड चेन बनती है वो। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्रोड्यूसर्स कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम हमारे पास नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड यानी आर्टिफिशियल भी होते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, पोंड यानी तालाब, ऑफ कोर्स हमें नेचर ने दिए हैं, सो ये एक नेचुरल इकोसिस्टम हो गया। लेक, लेक के अंदर भी अपना एक एक्वेटिक इकोसिस्टम फॉर्म होगा, जो कि हमने इससे पहले वाली स्लाइड में डिस्कस किया है। और लेक क्या है, नेचुरली अकरिंग सिस्टम है हमारे पास, सो दिस इज़ ऑल्सो अ नेचुरल इकोसिस्टम। फॉरेस्ट, जंगल तो हैं ही हमारे पास मदर नेचर के दिए हुए इकोसिस्टम वाले सिस्टम्स, उनके पार्ट्स। ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास क्रॉप फील्ड, यानी कि खेत। तो खेत इज़ ऑब्वियसली, दिस क्रॉप फील्ड इज़ ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, क्योंकि इसके अंदर फसलें किसने उगाई हैं, ह्यूमन बीइंग ने उगाई हैं। तो वहीं से चीज़ें क्या हो गई, आर्टिफिशियल हो गई, यानी कि इंसान ने किया है वहाँ पे। पहले हमने क्या किया, फसलें उगाई, फिर उसके अंदर हम देखेंगे कि मिट्टी के अंदर अलग 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 कीड़े मकोड़े आ गए। फिर कभी उस फसल को जाके किसी जानवर ने खा लिया, उस जानवर को मार के किसी दूसरे जानवर ने खा लिया, उस दूसरे जानवर को मार के कभी ह्यूमन बीइंग ने कंज्यूम कर लिया। सो ये जो यहाँ पे सिस्टम बनता है इन अ क्रॉप फील्ड, ये होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय। अब ये जो अलग अलग लेवल्स मैं आपसे 2 स्लाइड पहले डिस्कस करके आई हूँ, जिसमें सबसे पहले कौन थे, प्रोड्यूसर्स थे। फिर कौन थे, जो प्रोड्यूसर्स को भी खाते हैं, राइट। और थर्ड लेवल पे कौन थे, जो इस प्राइमरी कंज्यूमर को भी कंज्यूम कर जाए। सो मैं आपको 1-2 स्लाइड पीछे दिखाना चाहूँगी फिर से। हियर वी गो। सबसे पहला प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर। अब आप यहाँ देखिए, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में हमारे पास कौन है, लायन। इसी डायग्राम से आपको अगले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। एंड लायन इज़ व्हाट, इट इज़ कार्निवोर्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1 कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल कौन ऑक्यूपाई करते हैं फूड चेन में, इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय कार्निवोर्स। अगला क्वेश्चन है, एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स। अब इकोसिस्टम की डेफिनेशन ही हमें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। सो डायरेक्ट हम ऑप्शन जो सही है उसी पे चलते हैं, ताकि आपके दिमाग में हमेशा जो सही वाली डेफिनेशन है वो क्लिक करे। दोनों ही लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स मिलके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम कभी भी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बनेगा, या सिर्फ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से नहीं बनेगा, या कभी कभी लिविंग को इंक्लूड कर ले या कभी कभी नॉन लिविंग को, ऐसा भी नहीं होता है। इकोसिस्टम ऑलवेज एंड ऑलवेज इंक्लूड्स बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन। इसमें पूछता है, in a given food chain, suppose the amount of energy of fourth trophic level is 5 kilojoule. What must be the energy at the producer level? अब इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि ये है हमारा फर्स्ट लेवल, प्रोड्यूसर लेवल। फिर क्या आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर यानी सेकेंडरी लेवल। इसके बाद टर्शरी लेवल यानी सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स और यानी फोर्थ लेवल। अब ये बोलता है फोर्थ लेवल पे हमारे पास 5 किलो जूल की एनर्जी है। तो बताइए कि फर्स्ट लेवल पे, प्रोड्यूसर लेवल पे हमारे पास कितनी एनर्जी हुई होगी। सो जब भी हम
एक लेवल से लेवल अप जाते हैं, सो 10 टाइम्स एनर्जी क्या होती है, लूज़ होती है। इसका मतलब कि जब हम डाउन आएंगे तो 10 टाइम्स एनर्जी क्या होगी, गेन होगी। सो थर्ड लेवल पे अगर इस लेवल की बात करें, यहाँ पे एनर्जी कितनी रही होगी हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 10, 50 किलो जूल्स। सेकेंड लेवल की बात करें तो कितनी रही होगी, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10, 500 किलो जूल्स। और अगर हम प्राइमरी यानी कि प्रोड्यूसर लेवल की बात करें तो प्रोड्यूसर लेवल पे कितनी रही होगी, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 5000 किलो जूल एनर्जी हमारे पास यहाँ पे रही होगी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, accumulation of non-biodegradable pesticides in the food chain in increasing amount at each higher trophic level is known as। अब जैसे जैसे आपके पास लेवल्स बनते हैं किसी भी फूड चेन में, तो जैसे जैसे हम लेवल्स में ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स थे, सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो जब हमने घास फूस या अपनी क्रॉप्स को उगाया था उस टाइम पे हमने उसके अंदर कुछ पेस्टिसाइड्स डाले थे। अब वो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, ज़्यादातर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है। सो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल किसी को भी पचते नहीं हैं, किसी के भी डाइजेस्टिव सिस्टम में हजम नहीं होंगे, तो उनका अमाउंट हर एक लेवल पे फूड चेन में इंक्रीज़ होता रहेगा। और इसी इंक्रीजिंग वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो दिस क्वेश्चन इज़ एंटायरली डेफिनेशन बेस्ड और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं, मैग्नीफाई हो रही हैं। ठीक है, हर लेवल पे चीज़ें क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, थिंग्स आर गेटिंग मैग्नीफाइड। सो दिस इज़ बायोमैग्निफिकेशन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके ऊपर आप MCQ सीरीज़ चाहते हैं, सो प्लीज़ यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको PDFs चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाकर हमारा पढ़ाकू चैनल, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी, उसे ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।